हेलो स्टूडेंट्स। फिजिकल ज्योग्राफी के पिछले दो लेक्चर्स में नदी पहले लेक्चर में नदी नदी का निर्माण और उसकी अवस्थाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। पिछले लेक्चर में नदी के द्वारा जो है अपरदन कार्य किया जाता है और उसके द्वारा निर्मित आकृतियों का विस्तार से अध्ययन किया था। इस लेक्चर के ऊपर जो एक महत्वपूर्ण क्रिया जो है संपन्न करती है नदी, और अपन ने पहले पढ़ा था प्रोग्रेस में से तीन चीजें प्रदन, परिवहन और निक्षेपण। और निक्षेपण का कार्य जब नदी पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, अर्थात भूमि का जब ढाल जब कम हो जाता है, तो अपने साथ उसके साथ प्रवाहित पदार्थ जो लोड है, मटेरियल है, उसका वो निक्षेपण करने लगती है, क्योंकि नदी में उतनी शक्ति नहीं रह पाती कि उस पदार्थ को आगे परिवहन कर सके। तो उस आधार पर नदी जो है विभिन्न आकृतियों का निर्माण करती है। इस लेक्चर में अपन सभी आकृतियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब ये जो आकृतियाँ बनती हैं, ये नदी की मुख्यतः अपन ने तीनों अवस्थाएं पढ़ी थी पहले लेक्चर के अंदर। ये परिपक्व अवस्था में या आखिरी अवस्था के अंदर जो है, जब मैदानी भागों में है, तब इस अवस्था में इन आकृतियों का निर्माण होता है मेच्योरिटी वाली ओल्ड एज के अंदर। पहाड़ी भागों को छोड़कर मैंने कहा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उसके ढाल में परिवर्तन आ जाता है, और मैदानों में ढाल धीमा होने के कारण नदी का प्रवाह भी मंद पड़ने लगता है। मंद प्रवाह के कारण यह अपरदन की तीव्रता नष्ट हो जाती है तथा अपनी तलहटी को गहरा करना बंद कर देती है। यहाँ नदी किनारों की ओर जो है मिट्टी, मुलायम मिट्टी के होते हैं, अतः इन भागों में नदी अपने तल की छल की चट्टानों के स्थान पर किनारों की ओर अधिक जो है अपरदन पर हॉरिजॉन्टली जो है करना प्रारंभ करती है और एक मैदानी भाग का निर्माण करती है। ये आखिरी अवस्था के अंदर इस भाग में नदी जो है सीमित अपरदन लगभग, क्योंकि नदी की जो स्लो ग्रेड कम होने के कारण जो है उसकी अपरदन क्षमता लगभग नगण्य हो जाती है, और बहुत सीमित अपरदन होता है। परिवहन और निक्षेपण तीनों ही कार्य करती है इस अवस्था के अंदर। अभी डिस्कस किया, क्योंकि भूमि का ढाल जो है वो बहुत कम होने के कारण अपरदन जो है लगभग शून्य हो जाता है और निक्षेपण अधिक करने लगते हैं। निक्षेपण की प्रधानता के कारण जो है विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है, और इन आकृतियों को जो मुख्य आकृति हैं उनमें जो है वो अपन पढ़ेंगे। जलोढ़ शंकु है, जलोढ़ पंख है, फिर एक मैदान का निर्माण है, एक महत्वपूर्ण मेंढरस है, एक बहुत महत्वपूर्ण आकृति है। अपन ने इसको प्रदन में पढ़ा था, मेंढरस का फॉर्मेशन कैसा होता है। बाहरी भाग और आंतरिक भाग जो है, एक पे कॉनकेव एक पे कॉन्वेक्स ढाल मिलता है, एक पे अपरदन और एक पे निक्षेपण करती है। ऑक्सबोर्ड लेक का निर्माण कैसे होता है इस लेक्चर में लेंगे, और लेविस का तटबंध जो है नदी के किनारे पर छोटी छोटी जो है निक्षेपण बनते हैं, वो उसका निर्माण कैसे होता है। इसके अलावा जो है फ्लड प्लेन्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कुछ और जो महत्वपूर्ण आकृति हैं, वो उनके बारे में भी अपन इसमें अध्ययन करेंगे। पहला जो आता है वो, जब नदी जो है मैदानी भागों पहाड़ों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो अपने साथ जो पदार्थ का लाती है उसको पहाड़ी की तलहटी पर एक कोण शेप में निर्माण करना प्रारंभ करती है। और ये कोण जो है धीरे धीरे जब कई कोण आपस में मिल जाते हैं तो एक पंखीनुमा आकृति, फैन शेप आकृति बन जाती है। ये एल्वियम फैन कहलाता है, और ये जलोढ़क शंकु जो है कोण का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है दोनों जो है। और ये आकृतियां जो है, उदाहरण के लिए जैसे कैलिफोर्निया के मध्य घाटी का दक्षिणी पूर्वी मैदान, मध्य एंडीज के पूर्व का मैदान, पश्चिम हिमालय के दक्षिण और पश्चिम उत्तर पश्चिम में बना भारत का भाबर का मैदान, तराई का इसके अच्छे उदाहरण है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है बिल्कुल हिमालय की तलहटी वाला नीचे वाला क्षेत्र है, और ऊपर से नदियां लाकर मैदान में बिछाती हैं। वही अपन ने कहा था कि एक नदी जो है जब पहाड़ी भागों से जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो एक पहले एक शंकु का निर्माण करती है, फिर शंकु से एक फैन नुमा आकृति का निर्माण हो जाता है इसके अंदर। जब नदी का जब डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि नदी जो है मैदानी भागों में, क्योंकि ढाल प्रवणता स्लो ग्रेडियंट बहुत कम होता है, तो छोटी सी बाधा आने के बाद भी नदी अपना मार्ग बदलने लगती है, और नदी नदी जो है घूम कर बहती है, और इस कारण से जो है विभिन्न आकृतियां मैदानी भागों में देखने को मिलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आकृति जो बनती है वो मेंढर्स का जो है, मेंढर्स जो है ये अपन ने पिछले
लेक्चर में डिस्कस किया था। मेंढस नदी मैदानी भागों में ढाल कम होने के कारण मंद गति से बहती है, लेकिन यहाँ जल का आयतन अधिक होता है और बहता हुआ जल अपने जो उत्तल किनारे कॉन्वेक्स जो शोर पे जमाव अंदर की तरफ और अवतल किनारे कॉनकेव आउटर जो भाग है उस पर वो कटाव करता है। तो नदी बाहरी भाग से कटाव करके अंदर वाले भाग पर जमाना शुरू करती है, इससे उनका आकार और बढ़ते जाता है। और यह क्रिया जो है सर्वव्यापी और सदैव होती है, जिससे नदी का मार्ग सीधा नहीं होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। मेंडस का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। नदी के इस प्रकार के प्रवाह को विसर्ग मेंडस कहा जाता है। और प्रारंभिक अवस्था में भी विसर्ग कम विकसित होते हैं, परंतु बाद में जो जो घाटी चौड़ी होती जाती है इनका आकार जो है काफी बड़ा होता जाता है और बाढ़ के मैदान में विसर्ग अधिक देखने को मिलता है। इस प्रकार के जो मेंढक हैं वो निचली मिसिसिपी, नील, होंगो, यांगत्से नदियों में अधिक देखने को मिलते हैं। इसके काफी अच्छे उदाहरण है। नाउ जब इसका डायग्राम में अपन देखते हैं नदी का जो प्रवाह है, आउटर ये बाह्य किनारा, ये अंदर का किनारा, ये बाह्य किनारा। तो पानी जब आएगा तो बाह्य किनारे पर अपरदन करेगा इस पर, और इस पदार्थ को अंदर की तरफ जो है वो डिपोजिशन करता है और धीरे धीरे ये आकार फिर और बढ़ता हुआ चला जाता है मेंढस का। ये अर्थात इसलिए अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेंढस का जो आकृति जो है ये निक्षेपण निर्मित आकृतियों में भी आती है और अपरदन निर्मित आकृतियों में भी इसे देखते हैं अपन। तो इसके बाद जो ये मेंढस जब कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में जब पानी का कम हो जाता है, तो उस अवस्था में नदी कभी कभी क्या होती है अपना मार्ग सीधा कर लेती है और मैदानी भागों में विसर्ग के कारण जलधारा नदी के अवतल किनारों पर बड़े वेग से टकराती है, अभी डिस्कस किया था, जिससे मोड़ बढ़ते जाते हैं और जलधारा अवतल किनारे पर कटे हुए पदार्थों का उत्तल कॉन्वेक्स किनारे पर जमा करती रहती है। इस प्रकार निरंतर जो अपना आउटर एरिया जो है कॉन्केव किनारे पर अपरदन और वो अंदर वाले किनारे उत्तल कॉन्वेक्स किनारे पर निक्षेपण से विसर्ग इतना बड़ा हो जाता है कि नदी का आकृति बिल्कुल वृत्ताकार हो जाती है। इस अवस्था में नदी बाढ़ के समय कभी कभी अपने मार्ग को छोड़कर मोड़ को छोड़कर निकट वाले भाग से या मार्ग अपना सीधा कर लेती है। अतः नदी द्वारा छोड़ा हुआ मोड़ द्वारा एक किनारे पर जो है आपको झील नुमा, जब पानी बढ़ेगा तो मार्ग सीधा लेती है और किनारे पर जो है अर्धचंद्राकार जो है वो झीलों का निर्माण हो जाता है। ये ऑक्सबो लेक्स कहलाती है। निचले मिसिसिपी में बाढ़ग्रस्त मैदानों और डेल्टा के प्रदेश में अनेक ऐसी ऑक्सबो लेकें मिलती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार में गंडक, कोसी, घाघरा नदी के अनेक इस प्रकार की ऑक्सबो लेक देखने को मिलती हैं इस मैदानी भागों के अंदर। नाउ डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम रिवर का मेंडस का फॉर्मेशन हुआ, आउटर मार्जिन पे प्रदन और अंदर निक्षेपण। परिणामतः अपरदन निक्षेपण इनका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब वर्षा ऋतु के अंदर मार्ग जब पानी अधिक होता है तो ये अपना मार्ग जो है नदी सीधा कर लेती है। जब सीधा करती है तो किनारे ये भाग कट जाता है। कटने का निक्षेपण के कारण ये भाग मुख्य नदी से कटने का अर्धचंद्राकार झीलों का निर्माण देखने को मिलता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण आकृति जो बनती है मैदानी भाग बाढ़ का मैदान, भारत में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है गंगा और जमुना का मैदान। मैदानी भाग में भूमि समतल होती है, अतः नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का जल जो है नदी के सीमावर्ती समतल प्राय भाग में फैल जाता है। इस जल में बालू या मिट्टी मिली होती है और बाढ़ के हटने के बाद मिट्टी वहीं जम जाती है और ये मिट्टी के निक्षेपण के संपूर्ण मैदान समतल और लहरदार प्रतीत होता है। ऐसे मैदानों को बाढ़ग्रस्त मैदान कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई बारीक मिट्टी के मैदानी मिट्टी के मैदान कहलाते हैं। ये फ्लड प्लेन से उत्तरी भारत का उपजाऊ अपनी बहुत अच्छा उदाहरण है ये। तो गंगा और गंगा की सहायक नदियां जो है उसमें सारी की सारी वो इस मैदान में प्रतिवर्ष जो है बड़ी मात्रा में हिमालय से अपरदित जो मृदा है उसको लाकर बिछा देती हैं और इसकी उपजाऊ क्षमता हमेशा बनी रहती है। तो फॉर्मेशन ऑफ द जो प्लेन्स में अपन अभी डिस्कस किया था कि धीरे धीरे जो है नदी जो है वो हॉरिजॉन्टली किनारों की ओर जो है अपरदन करना प्रारंभ करती है क्योंकि ढाल प्रवणता कम हो जाती है। और यही जब बाढ़ आती है तो ये छोटे छोटे जो इसके आसपास जो ये तटबंध बन जाएंगे तोड़ देती है।
और तोड़कर जो है, लेवीज को तोड़कर जो है ये नदी पूरे विस्तार से बहती है, तो पूरे क्षेत्र में जो है वो जमाव करती है और ये फ्लड प्लेन्स का एरिया डेवलप हो जाता है। अगली अभी मैंने डिस्कस किया था कि नदी के छोटे जमाव निक्षेपण के कारण छोटे छोटे तटबंध कटक विकसित हो जाते हैं। अब भारी वर्षा के उपरांत नदी के मध्यवर्ती घाटी में प्राय बाढ़ आ जाती है। इसमें नदी में भार की मात्रा अधिक होती है, किंतु प्रवाह वेग में कमी होने के कारण अपने अपने भार पदार्थ बजरी, मिट्टी, बालू आदि के किनारों पर जमा कर देते हैं। इस प्रकार के निक्षेपण धीरे धीरे नदी के किनारे बाढ़ के मैदान के साधारण तल से ऊंचे हो जाते हैं। नदी के इन ऊंचे तटों को ही तटबंध लेवीज कहा जाता है। बाढ़ के समय फिर टूट जाती है। नदी इन तटबंधों को तोड़कर अपने विस्तृत में बहने लगती है। उदाहरण के लिए निचली मिसिसिपी, मियानटेसी, नील नदी, भागो नदी में ऐसे तटबंध देखे जा सकते हैं। साधारणतः ये तटबंध नदी के बाढ़ के जल को तट से बाहर फैलने से रोकते हैं, परंतु कभी कभी जो है ये बाढ़ के समय तटबंध टूट जाते हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और पूरे विस्तार में बहती है। चीन में हांगो या भारत में कोसी नदी, ये आपने पढ़ा था कि कोसी जो सो बिहार, क्योंकि बिहार में जीके क्वेश्चन बनता है ये अपना मार्ग बदलती है हमेशा ये नदी, और मार्ग बदलने के कारण जो है काफी हानि करती है। दूर दूर तक ऐसे ऊंचे तटबंध बाढ़ के सदा के लिए सुरक्षा हेतु बनाए गए हैं। वर्तमान में अब मैनमेड भी इस कोसी पर काफी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी विनाश करती है बिहार के अंदर। दो नदियां हैं, रिवर दामोदर एंड रिवर कोसी, दोनों ये काफी नुकसान करती हैं। जो लेवीज का अपन डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देखें तो किनारे पर जो निक्षेपण करते हैं ये लेवीज कहलाती है, और बाढ़ के समय को तोड़कर जल जो है वो एक विस्तृत क्षेत्र के अंदर बहने लगता है। तो एक महत्वपूर्ण आकृति जो है, जो जो नदी मुहाने के समीप पहुंचती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा इज ए ग्रीक वर्ड, त्रिभुज नुमा आकृति जो है उससे लिया हुआ शब्द है, और नील नदी से मुख्य इसकी नाइल नदी से मिलता है इसका। यह नदी की अंतिम अवस्था में होता है। इस भाग में भूमि का ढाल अत्यंत मंद होता है, अतः यहाँ नदी का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। यहाँ नदी के भार की मात्रा जितनी कम हो जाती है और बहुत ही मंद गति से नदी बहती है, इसलिए जहाँ जहाँ तक पर यह अवसादों का जो डिपॉजिट्स है उनका निक्षेपण कर लेते हैं। तो निक्षेपण की इस भाग की प्रमुख क्रिया होती है। इस भाग में तलछटों को गहरा करने का कार्य प्राय समाप्त हो जाता है, परंतु नदी अपने किनारों पर कुछ सीमा तक काटती है। फलस्वरूप इस भाग की घाटी बहुत चौड़ी हो जाती है, क्योंकि नदी के डेल्टा का तल आधार तल प्राप्त करते हुए सी लेवल पहुंच जाती है रिवर ये। तो सी लेवल के आसपास जो है वो तो यूजली में रिवर कभी कभी बहती है और शाखाओं के रूप में बहती है, तो एक डेल्टा फॉर्मेशन बन है। इस भाग में भूमि में मंद ढाल या धारा की बहुत मंद गति के कारण नदी जो है जल विभिन्न शाखाओं में भी विभक्त हो जाती है। धीरे धीरे मार्ग में इतनी अधिक बालू और दो शाखाओं के बीच में जो है मिट्टी जमा होती जाती है, और ये एक महत्वपूर्ण इस आकार निर्माण करते हैं। इन धाराओं के बीच में जो है वो त्रिभुज नुमा आकार के स्थलखंड मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, जिसको डेल्टा कहा जाता है, इसे ग्रीक वर्ड। बाढ़ के समय मिट्टी के निक्षेपण में डेल्टा का विस्तार होता जाता है। इस प्रकार डेल्टा के प्रदेश में अत्यंत उपजाऊ मैदानी है। हमारा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बहुत फर्टाइल लैंड से मिलती है, क्योंकि नदी नई मिट्टी का हमेशा यहाँ पर निर्माण बिछाती रहती है। नाइल, नाइजर, मिनाम, मेकोंग, इरावती, यमटेसी, हांगो, मिसिसिपी, यूपेन, ओरनिको, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मैंने कहा ब्रह्मपुत्र गंगा डेल्टा बड़ा फेमस सुंदरबन डेल्टा, वोल्गा, रॉन, मैनग्रू, मैकेंजी नदियों के डेल्टा काफी प्रसिद्ध हैं। और इस आधार पर जो है डेल्टाओं को विभिन्न ना आकर जब पढ़ते हैं तो आर्यकट डेल्टा जो है वो, कास्पेट डेल्टा जो है, बर्ड्स फ्लूट जो है, ये जैसे अगर इज नाइल रिवर जो बनाती है वो राउंड कॉन्वेक्स फॉर्मेशन में बनता है। और कास्पेट के अंदर जो है द मटेरियल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर इज स्प्रेड आउट इवनली इन आइदर साइड्स ऑफ द चैनल ड्यू टू द वेव्स हिटिंग इट हेड ऑन, स्प्रेडिंग द डिपॉजिट द सेडिमेंट्स आउट। दूसरा है बर्ड्स फ्लूट के अंदर जो है पक्षी के आकार, पंजे के आकार की भांति जो है डिपोजिशन से इस डेल्टा का निर्माण करता है। स्टूडेंट्स, बुक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण आकृति है जो कि क्वेश्चन बनता है, ये टेलॉन्ग टेलॉन्ग ये एक महत्वपूर्ण आकृति है। टेलमोंग जो है ये वो नेविगेशन में भी है। ये वो
लाइन है, एक लाइन है जो नदी का जो है डीपेस्ट जो पार्ट होता है उसको मिलाती है, और ये तलवांग कहलाती है। और इन ज्योग्राफी द फ्लूअल ज्योग्राफिकल तलवांग इज द लाइन ऑफ लोएस्ट एलिवेशन, नदी के मध्य के अंदर जो सबसे गहरा पार्ट होगा उनको मिलाने वाली जो है ये एलिवेशन विद इन वैली ऑफ वाटर कोर्स जो है ये तलवांग कहलाती है। अंडर द इंटरनेशनल लॉ तलवांग इज द मिडल of the primary navigable channel of the waterway that defines the boundary line between the states। कभी कभी कोई नदी जो है दो राष्ट्रों दो प्रांतों में बहती है, तो मध्य की जो रेखा है ये तलवांग रेखा, क्योंकि इसमें इसी में ही ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया संपन्न हो पाती है, क्योंकि सबसे गहरा पार्ट होता है ये। और मेंडस में भी, क्योंकि यहाँ अपर्दन मिलेगा तो सबसे गहरा पार्ट यही वाला मिलेगा। तो इस गहरे पार्ट को मिलाने वाली जो रेखा है इसे तेलमांग कहा जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जामिनेशन, कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक्स में जनरली नहीं मिलता है। थैंक यू।